श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, सपा की सरकार थी यूपी के अंदर, उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। मनोज पांडे जो क्रॉस वोटिंग करके सपा के विधायक हैं, खुद से नहीं सामने आ सकते लेकिन पीछे से सपोर्ट करते हैं, उनका भी सपोर्ट ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। आरक्षण पे डाका, वो विशेष तौर से ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का पाप, अपराध और डाका डालने का काम कांग्रेस की सरकार में कर्नाटक में हुआ है। और जब मैं फील्ड में जा रहा हूं तो कुछ लोग विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा इतना ही बढ़िया था 370 और इतनी ही बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 को हटाना, खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ती जम्मू कश्मीर में। तो श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव रामलला के जन्मस्थान पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर जाते, एक माफिया की कब्र पर जाके फतिहा नहीं पढ़ते। पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है और आज भी कह रहा है 400 पार अगर ये हुए तो संविधान बदल जाए। कुछ है क्या आप लोगों के मन में? तो हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में और लखनऊ का ये कालिदास मार्ग है और आवास का नंबर है 7। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जो भी ताल्लुक़ रखता होगा उसे पता होगा कि 7 कालिदास मार्ग प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का घर है और जब उनके घर में हम मौजूद हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनसे मुलाकात होनी ही है। तो हमारी मुलाकात हो रही है केशव प्रसाद मौर्य से और हम आपको भी उनसे मिलवाते हैं। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए इतने व्यस्तता में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है सर चुनाव? एकदम जैसा हम लोगों की अपेक्षा है वैसा चल रहा है। 2014 और 2024 के बीच में जो एक रफ्तार बढ़नी चाहिए वो रफ्तार बढ़ी है। इसलिए मैं अपने शब्दों में कहता हूँ कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की आंधी थी, 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सुनामी है। तो ये शुरुआत में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ना शुरू किया तो ये कहा गया कि अब की बार 400 पार। ये नारा थोड़ा शिथिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, कहीं शिथिल नहीं है। 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। ये नारा न शिथिल हुआ है न शिथिल होगा और 4 जून को 400 पार होगा। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े बयान देना और धरातल पे कहाँ है सपा, कहाँ है बसपा, कहाँ है कांग्रेस, ये ज़मीन पे नहीं है, ये मीडिया में है, ये ट्विटर पे है, हवा में है। धरातल पे भारतीय जनता पार्टी। अगर मैं बगल की ही सीट की बात करूं, अभी आप पिछले दिनों गए भी थे रायबरेली, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी से अब लगता है कि आपकी कुछ व्यक्तिगत है क्या? आप जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ कि वो वायनाड छोड़ के चले जाते हैं, अमेठी छोड़ के चले जाते हैं। व्यक्तिगत राजनीति में किसी से कुछ नहीं होता है, जो भी होता है राजनीतिक होता है, वैचारिक होता है। लेकिन अगर वो अमेठी छोड़ करके भागे हैं तो क्यों भागे हैं? अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार अपनी जागीर समझता था, जमींदारी समझता था, बपौती समझता था कि वह उनका गढ़ है, वह उनका घर है। लेकिन एक बार चुनाव हारे, भाग आए रायबरेली। इस बार रायबरेली से चुनाव हारेंगे तो फिर भाग करके कहाँ जाएंगे? ये अगर भाग रहे हैं, एक सीट छोड़ करके दूसरी सीट की ओर जा रहे हैं, तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ, मैं दूसरी कोई बात नहीं कह रहा हूँ। श्री राहुल गांधी जी को जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जनता उनको नकार चुकी है, कांग्रेस को नकार चुकी है, कांग्रेस के गठबंधन को नकार चुकी है, सपा बसपा गठबंधन को नकार चुकी है और कांग्रेस सपा गठबंधन को नकार चुकी है। इतने बड़े नेता हैं, एक सीट तो सेफ छोड़ देते आप उनके लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है कि उनके लिए कोई सीट छोड़ दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का काम है हर सीट पे चुनाव लड़ना, अपने प्रत्याशी को दमदारी से लड़ाना, जीतने के लिए उनको कोशिश करना है। कोई भाजपा कोशिश नहीं करेगी, भाजपा तो कमल खिलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कमल सुशासन का प्रतीक है, विकास की गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी है, आत्मनिर्भर भारत की गारंटी है, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने की गारंटी है, तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की गारंटी। चूँकि आप फूलपुर से सांसद रह चुके हैं, फूलपुर से 2-3 बड़े नाम सांसद हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से सांसद रहे हैं, आपका एक नाम है जो फूलपुर से सांसद रहे हैं, लेकिन एक और नाम है जो फूलपुर से सांसद रहा है, अतीक अहमद का, जिसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। सरकार आपकी थी और बड़े गंभीर आरोप लगे कि इस सरकार में इस तरीके से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। देखिए, ये घटना जो भी हुई है वो मैं यह मानता हूँ कि अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कठोरतम प्रभावी पैरवी करके और उसे कठोरतम सज़ा दिलाना, यानी फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। यह दृश्य देखने की मेरे जैसे व्यक्ति की भी इच्छा थी, लेकिन उसकी जिस भी घटनाक्रम में हत्या हो गई
वो हत्या एक अलग विषय है, लेकिन एक पापी से इस धरती का बोझ घट गया। मतलब चूंकि कानून व्यवस्था का मसला था। ये कानून व्यवस्था, मैंने कहा ना, वो तो जांच चल रही है, न्यायिक जांच चल रही है, मजिस्ट्रेटी जांच चल रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एसआईटी जांच चल रही है। तो वो जांच होगी, जो होगा सच वो सामने आएगा। लेकिन मुझे खुशी होती वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखाई देता। मुझे ही नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को खुशी होती कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ पैरवी करके इनको फांसी पर लटकाया जा सकता है। फिर मुख्तार अंसारी की भी बात आती है तो यही हुआ कि जे उनका आरोप है, हालांकि जांच में कुछ नहीं निकला कि जहर दिया गया और यही हुआ कि हार्ट अटैक से हुआ, लेकिन सवाल आप लोगों पे गंभीर तौर पे उठे। देखिए, ये सवाल उठाना एक फैशन है। अगर ये फैशन नहीं होता तो श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव रामलला के जन्मस्थान पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर जाते, एक माफिया की कब्र पर जाके फतिहा नहीं पढ़ते। अगर यह तुष्टीकरण की राजनीति करने के रास्ते अपनाने वाले नहीं होते तो कल्याण सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आदर्श मुख्यमंत्री थे, उनके निधन पर उनको 500 मीटर दूर बैठे थे, उनको पुष्प चढ़ाने के लिए नहीं गए, अंतिम विदा देने के लिए नहीं गए। जबकि कुछ वक्त तक उनके साथ रहे भी थे वो। हाँ, 500 किलोमीटर दूर चले गए। तो ये फैशन है जी। इस तरह के फैशन से मैं सपा को इसीलिए कहता हूँ, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, इन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया और अपराधियों का राजनीतिकरण किया। आप जबकि बसपा की बात करते हैं, मायावती की बात करते हैं, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि मायावती बी टीम है और वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं, अपने प्रत्याशियों को बदल करके, कुछ प्रत्याशियों को उतार करके। मदद मिल रही है क्या आप लोगों को उनसे? देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव सबके सामने है। हम्म, सपा, बसपा, कांग्रेस, उस समय तो राष्ट्रीय लोकदल भी उन्हीं के साथ था, इनके गठबंधन हुए थे। और उस गठबंधन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीती थी, 51% वोट प्राप्त किए थे। इसलिए हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी की मदद चाहिए तो जनता की मदद चाहिए, जनता का आशीर्वाद चाहिए। हमें मदद जिनकी चाहिए वो हमारा कार्यकर्ता है, वो अब बूथ पर काम करे, उनकी मदद चाहिए। और हमारा कार्यकर्ता बूथ पर दिन रात काम कर रहा है। हमारी बूथ की बहुत संगठनात्मक सुदृढ़ रचना है और उस संरचना के कारण से भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय यात्रा पर है। 4 चुनाव हम लोग जीत चुके हैं यूपी के अंदर, और 4 चुनाव सपा, बसपा, कांग्रेस हमसे हार चुकी है। चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, आप संगठन के भी काम जानते हैं। कहा यह जा रहा है ना कि इस मदद की बात यह है, जैसे अमेठी है, अमेठी में विधायक सपा के हैं, उनको आप लोगों ने मैनेज कर लिया। रायबरेली के हैं, उनको आप लोगों ने मैनेज कर लिया। जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ना चाहती थी, उनको आप लोगों ने मैनेज कर लिया। ये आप लोगों पे आरोप लग रहा है। आरोप लगाना तो मैंने कहा फैशन है ना। ये सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों का आरोप भाजपा पे ही लगा देना वो फैशन है। चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे आरोप लगा देना फैशन है। जनता को गुमराह कर दिए, ये आरोप लगा देना एक फैशन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उनको लग रहा है कि भाजपा सत्ता में आ गई, एक बार नहीं 2-2 बार देश में आ गई, 2-2 बार उत्तर प्रदेश में आ गई, और अनेक बार हमारे कई प्रदेशों में हम लोग आ चुके हैं। तीसरी बार भी मोदी सरकार बनने जा रही है। विपक्षी जानते हैं, जो कांग्रेस के युवराज बड़ी लंबी चौड़ी हाँकते हैं, उनको यह पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ही खाता नहीं खुलने वाला है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है मतलब सीटों की दृष्टि से, और वह वायनाड से भी लड़ रहे हैं। लेकिन जैसा फीडबैक आ रहा है, आपके पास भी फीडबैक होगा, ये अर्धशतक बनाने की स्थिति में नहीं है और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आपका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो बैठा उस पे गुंडा। नहीं, ये कोई गलत नहीं है। जब समाज श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, सपा की सरकार थी यूपी के अंदर, उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। यानी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के बिना समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। ये अस्तित्वहीन हो जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों का साथ करके ही ये बर्बाद भी हो गए हैं। लेकिन जब आप इनकी बात करते हैं तो फिर वो भी तो उठता है ना कि अभय सिंह भी तो बाहुबली हैं, वो आप लोगों के साथ हैं। नहीं, हमारे साथ कहाँ है, वो तो सपा के विधायक हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा में। क्रॉस वोटिंग किए हैं, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ पर राज्यसभा में किए हैं क्रॉस वोटिंग, तो ये उनका विषय है। लेकिन इसको भाजपा के ऊपर चस्पा करने का कोई औचित्य नहीं। नहीं, जो कि चूंकि अगर नेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे,
वो भी आप लोगों की पार्टी में शामिल हुए। और फिर लोग कांग्रेस वाले कहते हैं कि पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है कि उसमें धुल करके सब लोग साफ हो जाते जब हैं। तक कांग्रेस में रहते हैं तब तक उनके ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं। अगर वो भाजपा में आ जाते हैं तो उनको उनके ऊपर तुरंत आरोप लगाते हैं कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में ये धुल करके आएंगे। अगर वो भ्रष्ट थे तो कांग्रेस में क्यों थे? और कांग्रेस अगर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं करती तो कांग्रेस ने अपनी पार्टी में रखा क्यों? भाजपा में जो लोग आए हैं जिनके खिलाफ कोई जांच चल रही थी, कोई जांच नहीं बंद कर दी गई। जांच में अगर कोई आरोप सही साबित होंगे तो चाहे जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सही। प्रियंका गांधी को लेकर के आपकी क्या राय है? चूंकि आप अखिलेश यादव की राजनीति देख चुके हैं, आपने यहाँ पे संघर्ष किया उनके खिलाफ, राहुल गांधी को देख चुके हैं, 2 लड़के वाला जो चुनाव था। प्रियंका गांधी को लेकर के क्या राय है कि वो अभी राजनीति में आई नहीं है सक्रियता से, उम्मीद की देखिए, जा रही थी कि वो रायबरेली में लड़ेंगे। कांग्रेस का जो परिवार है, बहन भाई, घोर अंतर कलह का मतलब एक कहिए शिकार है कोई, तो वो श्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का आंतरिक युद्ध चल रहा है। समाजवादी पार्टी में भी वही अंतर कलह है परिवार में। श्री अखिलेश यादव जी को कन्नौज में भिड़ा दिए कि जाओ यार लड़ जाओ तुम। और मैं जानता हूँ आपको भी फीडबैक मिला होगा, कन्नौज से श्री अखिलेश यादव जी चुनाव हार रहे हैं। वहाँ 2014 का लोकसभा, वह भी सपा की सरकार थी, जबरदस्ती बूथों पर कब्जा करके जीते थे, अन्यथा वह सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट। सुब्रत पाठक 2014 जीत गए होते। 2014 जीत गए होते सुब्रत पाठक जी, और लेकिन 2019 में जब बूथ कब्जा रुक गया, पारदर्शी ढंग से चुनाव हो गया, तब वहाँ कमल खिल गया। वोट के समीकरण से अगर आप वहाँ पर देखें तो वो भाजपा की सीट है, और उनके दोनों चाचाओं ने कहा जाओ अखिलेश जी लड़ जाओ, अखिलेश जी लड़ने चले गए। अब अगर लड़ने ना जाते तो उनकी साख बची रहती, लेकिन अब जब 4 जून को 4 बजे रिजल्ट आएगा तो फिर अखिलेश यादव जी की क्या हालत होगी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। श्री राहुल गांधी जी को कहे अमेठी छोड़ करके निकल जाओ, यहाँ कांग्रेसी सब सर्वे कराए कई बार, तो वहाँ तो स्मृति करते तो पिछली बार तो 50,000 से थे, इस बार तो 55,000 लाखों, के आसपास 55,000 से थे, इस बार लाखों वोट के अंतर से हारते। तो रायबरेली की तरफ चले तो उनको वहाँ बराबर की फाइट दिख रही थी, लेकिन वहाँ भी स्थिति अब टाइट हो गई है। रायबरेली में भी हाँ, वहाँ भी कमल खिलने की पूरी संभावना है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप संगठन का काम देख चुके, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अदिति सिंह आपकी विधायक हैं, वो उनके साथ दिखती नहीं है दिनेश प्रताप सिंह के साथ। मनोज पांडे जो क्रॉस वोटिंग करके सपा के विधायक हैं, खुद से नहीं सामने आ सकते लेकिन पीछे से सपोर्ट करते हैं, उनका भी सपोर्ट ग्राउंड पे दिख नहीं रहा। जो उनके कार्यकर्ता कुछ हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये स्थानीय स्तर पर राजनीति में एक दूसरे से थोड़े बहुत विवाद होते हैं, जो विवाद होंगे वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए डायरेक्ट मोदी जी को वोट नहीं दे सकता है। अगर प्रधानमंत्री पद के लिए वोट देने की जरूरत तो सिर्फ एक आदमी की वोटिंग होती तब तो फिर सोचना ही फिर नहीं कोई था। बात ही नहीं थी, क्योंकि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सांसदों की संख्या चाहिए, और सांसदों की संख्या कम ना होने पावे इसके लिए सब कमल के फूल पर वोट दे रहे हैं, और जो कहीं कोई नाराजगी होगी वो दूर कर लिया जाएगा। एक चीज़, जब आपने 400 पार का नारा शुरू किया ना, तो पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है और आज भी कह रहा है कि 400 पार अगर ये हुए तो संविधान बदल देंगे। कुछ है क्या आप लोगों के मन में? देखिए, आपके ध्यान में रहे, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधान सेवक बने हैं, या कहिए देश के तमाम बड़ी संख्या में लोग हैं जो उन्हें अपना अभिभावक समझते हैं, संरक्षक समझते हैं, अपने परिवार का गार्जियन समझते हैं। वही माननीय नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा के सदस्य वाराणसी से बनने के बाद संसद भवन में प्रवेश किए तो उन्होंने डेहरी पे माथा टेका था। याद है मुझे वो तस्वीर। उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, और इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने प्रणाम किया। जब संसदीय दल की बैठक, मैं भी उस समय लोकसभा का सदस्य था, संविधान पर हाथ रख करके उन्होंने कहा आज से नरेंद्र मोदी का धर्म ग्रंथ रामायण और गीता नहीं है, ये भारत का संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। ये लोग कहते हैं कि आरक्षण को खतरा होगा, आरक्षण पे डाका, वो विशेष तौर से ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का पाप, अपराध और डाका डालने का काम कांग्रेस की सरकार में कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में जब लोकतंत्र का पुजारी उससे लोकतंत्र को खतरा बता दोगे
संविधान को अपना धर्मग्रंथ मानने वाले को उसी से खतरा संविधान को बता दोगे, आरक्षण को खतरा बता दोगे, स्वयं आरक्षण पे डाका डालने का काम करोगे, यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, या इस प्रकार का आरोप लगाने वाले जो नेता हैं, बिहार में तेजस्वी यादव हैं, उनके राजनीतिक अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया है। संविधान को खतरा नहीं है, लोकतंत्र को खतरा नहीं है, आरक्षण को खतरा नहीं है, लेकिन जो परिवारवादी राजनीतिक दल हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल हैं, उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया। अच्छा, अब चूंकि आप संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, आपने विश्व हिंदू परिषद में लंबा वक्त गुजारा है, अशोक सिंघल जी के जरिए आप राजनीति में आए, जैसा कि मैं पुराने इंटरव्यूज में देख चुका हूँ। संघ के जो पुराने काम थे, जिसको लेकर के संघ का जो मतलब पूरा कोर एजेंडा था, 370 के हटने को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, ये दोनों काम तो कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला क्या है आप लोगों के यहाँ? देखिए, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनना चाहिए था। राम मंदिर ही राष्ट्र मंदिर है। राम मंदिर समरसता का मंदिर है, राष्ट्रीय एकता का मंदिर है। और दूसरा, जम्मू कश्मीर में 370 कांग्रेस ने लाने का काम किया था। उसी रास्ते से आतंकवाद ने भारत में प्रवेश किया। 370 अगर नहीं लगी होती तो जम्मू कश्मीर भी आतंक का शिकार नहीं होता। 370 हटाने का काम पूरा हो गया। सामान्य नागरिक संहिता, अब इस देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ये व्यवस्था, ये आप लोगों के भी एजेंडे में है। संकल्प पत्र का हिस्सा है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? मैं आपसे 100% पॉसिबल है। क्या कोई राम मंदिर मानता था क्या बन पाएगा? कोई 370 हट पाएगी मानता था क्या? यूसीसी को लेकर के जो कानून के जानकार हैं या जो विपक्ष के लोग हैं, वो कहते हैं कि आप कहाँ से मेघालय में लागू कर दोगे, जहाँ पे जनजातियाँ हैं, उनके अपने जो लोकल ट्रेडिशंस हैं उनको संरक्षित करने में आप यूसीसी बाधक हो जाएगी। नहीं, जहाँ पर जो चीज़ होगी उसकी समीक्षा, जब कोई बड़ी चीज़ आती है तो उसकी समीक्षा होती है। उसकी समीक्षा करके यूसीसी लाने का जो फैसला है वो संकल्प पत्र का हिस्सा है। और जो संकल्प पत्र का हिस्सा है उसको धरातल पर लाना, यानी जो कहना वो करना, ये मोदी जी की गारंटी है। जहाँ कोई ऐसी समस्या होगी तो उस समस्या का समाधान भी निकाला जाएगा, उसका रास्ता भी निकाला जाएगा। लेकिन यूसीसी इस देश में आवश्यक है। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा है। यूसीसी भाजपा का देश से वादा है कि उसको हम लाएंगे, तो वो लाएंगे। एक देश, एक वोटर लिस्ट, एक चुनाव, यह भी भारतीय जनता पार्टी का वादा है देश से। और देश भी चाहता है कि 5 साल में लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ एक बार हो जाए, बार बार चुनाव होते रहें। इससे संसाधनों का, पैसे का भी की बर्बादी होती है, और जो हमारी तमाम मशीनरी है वह भी उसी में खप जाती है। 2029 के आसपास ये प्रैक्टिकली, अब देखिए, वो तो वादा है, कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, वह तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद बड़े रफ्तार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं कहा है कि 10 वर्ष जो देखा है वो ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाई जाएगी। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, तो वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वो अपनी चिंता करें। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, और उनकी फिटनेस ये कहती है कि 2024 से 29 भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे, 2029 से 34 भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे, 2034 से 2039 तक भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे। तब भी केजरीवाल जी मतलब उनके आधा भी काम नहीं कर पाएंगे। जो हमारे यहाँ कलयुग में पूर्ण आयु 125 साल की मानी जाती है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं देखता हूँ 18 घंटे एक दिन का अवकाश लिए बगैर, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। जी चाहता है मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूं। और फिर मेरे मोदी जी का तो यही माना, अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मध्यधार में मोदी को स्वीकार नहीं। वाह। सीए एनआरसी को लेकर क्या है? क्योंकि एक डर आपको ये भी दिखाया था कि सीए आ गया है, अब उसके बाद मोदी जी एनपीआर लेके आएंगे, फिर एनआरसी कराएंगे, और फिर मुस्लिमों को लेकर के बहुत सारी बातें। देखिए, सीए तो एक अस्पष्ट बहुत छोटी सी बात है, उसको तिल का ताड़ बनाने का काम विपक्ष कर रहा है। क्योंकि बार-बार अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो वहाँ अल्पसंख्यक है, कौन है, हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, ईसाई है, हमने कहा वो जो आएंगे उनको भारत में आदरपूर्वक लिया जाएगा। अब मुसलमानों को वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सीए का विरोध करने की जगह उसका स्वागत और समर्थन करना चाहिए।
लेकिन तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति के कारण से यह किया जा रहा है। एनआरसी की बात करते हैं, अगर कोई घुसपैठिया, अगर अभी एक जो आंकड़ा आया है इस देश के अंदर, जनसंख्या संतुलन इतनी तेजी से बिगड़ रहा है कि मुसलमानों की आबादी 45% बढ़ जाती है और हिंदू की आबादी 8% घट जाती है। ये आने वाले समय के लिए शुभ नहीं है। और ये संख्या कैसे बढ़ गई? घुसपैठियों को देश में लाना, वोट बैंक मजबूत करने के लिए जैसे पिछड़ों के आरक्षण में कर्नाटक में डाका डालने का काम किया, वैसे घुसपैठियों को यहाँ का वोटर बना दिया गया। अब वोटर बनने के बाद वो गारंटी के साथ कांग्रेसी हो जाता है, गारंटी के साथ भाजपा विरोधी दल के साथ खड़ा हो जाता है। और अगर उनकी सच्चाई पता करके कोई बांग्लादेश से आया हो, पाकिस्तान से आया हो या अफगानिस्तान से आया हो, अगर उनको वहाँ वापस, रोहिंग्या आए हैं उनको वापस वहाँ भेजना हो, तो क्या परेशानी भाई? अब क्यों इस पर सवाल उठाते हो? क्योंकि असम वाला एनआरसी हम लोग देख चुके हैं कि असम में एनआरसी उतनी सक्सेस हो नहीं पाई जितनी उसको होना चाहिए ठीक है, था। जो कमी होगी उसको ठीक करेंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे बार बार इस बात को कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझ करके नहीं। अगर कोई गलती होगी तो उसे सुधारा जा सकता है। कृषि कानूनों के साथ यही हुआ था क्या? कृषि कानूनों के साथ क्या हुआ था, वो वापस हो गए। गलती या गलती नहीं, ये इस पर बहुत डिबेट का समझाने में आप विषय लोग, नहीं हाँ, है। हम लोग ये कह सकते हैं कि किसानों को जो उन्हीं के हित में था समझाने का जो काम होना चाहिए, विपक्ष ने उसको भी तिल का ताड़ बनाया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि एक चीज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कदम उठा लिया, वो पीछे नहीं हटते, लेकिन देखिए, कृषि कानून पहली बार पीछे उन्हें हटना पड़ा था नहीं, थोड़ा सा। पीछे हटने और डटने का विषय नहीं है। विषय यहाँ पर यह है कि किसी मुद्दे पर जो एक प्रकार से हम सही भी मानते हैं, लेकिन उसको विपक्ष ने एक अलग प्रकार का स्वरूप देने की कोशिश किया। अब मानसिकता तो जहरीली कांग्रेस की है। अभी सैम पित्रोदा जी जो श्री राजीव गांधी के सलाहकार थे, उन्होंने विरासत पर टैक्स वाला कानून भारत में लगाने की बात कही कि नहीं कही? नस्ल भेदी टिप्पणी की कि नहीं की? अभी उनके एक नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और उसकी इज्जत करना चाहिए। तो भारत के पास क्या पड़ाका रखा हुआ है क्या? हम उनसे पहले बना चुके हैं। तो ये बातें समझने की है। कांग्रेस इस प्रकार के बयानबाजी करके वो केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है। कांग्रेस पार्टी कुछ का साथ मुस्लिमों का विकास, कुछ का साथ भ्रष्टाचारियों का विकास, कुछ का साथ परिवार का विकास करती है। और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए दलों के ऊपर भी यही फार्मूला लागू होता है। दो आखिरी सवाल आपसे करूंगा क्योंकि आपके पास भी समय कम है। 370 को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, और जब मैं फील्ड में जा रहा हूं तो कुछ लोग, विपक्ष के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा इतना ही बढ़िया था 370 और इतनी ही बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 को हटाना, खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते जम्मू कश्मीर में? खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं घाटी में? लड़ेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जहाँ से लोग होते हैं वहाँ से वो लड़ते हैं, ये कोई सवाल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती तो कांग्रेस भी वहाँ लड़ती है, दूसरे दल भी वहाँ लड़ते हैं। लोकतंत्र में तो जिस राज्य की जो लीडरशिप होती है, जिस लेवल की होती है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ती है। हम लड़े हैं, वहाँ जीते हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे, ये कोई सवाल नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, चूंकि 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है, चौथे चरण की वोटिंग होने जा रही है, वोट परसेंटेज घट रहा है पिछले बार के मुकाबले, कितनी बड़ी चिंता है ये भारतीय जनता पार्टी के भारतीय नेताओं जनता के पार्टी लिए? को कोई चिंता नहीं है। आप 3 चरण की वोटिंग जा करके देख लीजिए। जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों का वोट देने वाला मतदाता है, उसमें निराशा है। उसको मालूम है कि तीसरी बार मोदी सरकार बन रही, लाखों लाख वोट के अंतर से भाजपा के प्रत्याशी जीत रहे हैं, उनका वोट डालने का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। यद्यपि हम सबसे कहते हैं कि वोट लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन उनका वोटर नहीं निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो उन बहुत बड़े उत्साह से निकल रहा है, बड़ी संख्या में निकल रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर डाउन हो रहा है तो विपक्ष का समर्थक मतदाता नहीं निकल रहा है। अच्छा। भाजपा का समर्थक मतदाता भारी संख्या में निकल रहा है, जमकर वोट पड़ रहे हैं और भारी अंतर से कमल खिल रहा है। एक आखिरी सवाल, जब मैं आपके दफ्तर में दाखिल हो रहा था, बाहर बैठा हुआ था सिक्योरिटी पे, तो बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी, जैसे ऐसी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। उसमें एक तस्वीर ने मुझे बस चौंकाया है, मैं उसका जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। सारे भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं, महात्मा गांधी की तस्वीर है, BR अम्बेडकर की तस्वीर है, एक तस्वीर थी लाल बहादुर शास्त्री की, आजीवन कांग्रेसी रहे, फिर भी उनकी तस्वीर आपके दफ्तर में देखिए, है। हम लोग तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या भाजपा ही थे क्या?
लेकिन जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं उनकी पूजा भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि नेहरू की नहीं थी इसलिए मैंने पूछा ये नेहरू सवाल। जी ने अलग पाकिस्तान बनाया कुर्सी के लिए, नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर में 370 लगाया, नेहरू जी ने 62,000 वर्ग गज जमीन चीन को थाली में सजा करके दे दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, अस्थायी सदस्यता भारत को मिल रही थी, नहीं चीन को दे दो। ये सारे पाप किसने किए? सोमनाथ भगवान का मंदिर सरदार पटेल जी की अगुवाई में बन गया। अयोध्या, मथुरा, काशी के मंदिर की समस्या को छोड़ करके कौन गया? नेहरू जी गए, ये कांग्रेस गई। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किसने शुरू किया? कांग्रेस ने शुरू किया। आबादी का संतुलन आज बिगड़ा है तो कांग्रेस के कारण बिगड़ा है। अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, संतुष्टीकरण की राजनीति करते, जो जरूरतमंद है उसको पूरा करेंगे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो सब ठीक होता। तो नेहरू जी की हम क्यों लगाएंगे? हमको, हमारी श्रद्धा नहीं है नेहरू जी पे। अयोध्या और मथुरा को लेकर क्या प्लान है? अयोध्या में तो अयोध्या रामलला तो का हो ही भव्य गया, मंदिर मथुरा बन और गया। काशी को लेकर के। मथुरा और काशी का भी वही प्लान है जो अयोध्या का प्लान था, लेकिन मामला चूंकि न्यायालय के समक्ष है, साक्ष्य चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम था, उसे औरंगजेब ने तुड़वाया था और उसके साक्ष्य आज भी दिखाई दे रहे हैं। मैं भी देखा हूँ, बहुत बार गया हूँ, लाठी भी खाया हूँ, कई बार जलाभिषेक करते समय। लेकिन आज वो मुकदमा देश की अदालतों के समक्ष विचाराधीन है। हमें विश्वास है जैसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मामले के साक्ष्यों को देख करके फैसला राम भक्तों के पक्ष में आया, वैसे ही आने वाले समय में शिव भक्तों की भी जीत होगी, कृष्ण भक्तों की भी जीत होगी। अर्थात काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। 80 में कितनी सीटें आपको उत्तर प्रदेश में? 80 में से केवल 80। 80 इतना तो मत करिए, कुछ तो दे दीजिए। 80 में 543 में 400 किया है तो 80 में तो कुछ कम कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा है, अभी हम उत्तराखंड की 5 जीत रहे हैं, राजस्थान की 25 जीत रहे हैं, गुजरात की 26 जीत रहे हैं, हम झारखंड गए थे वहाँ 14 की 14 सीटें जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में 29 की 29 जीत रहे हैं। तो इस बार छिंदवाड़ा भी जीत जाएंगे आप लोग। यूपी 73 सीटें जीत चुका है 2014 में। हाँ। और 2024 में हम भी चाहते हैं कि 80 की 80 सीटें जीत करके, हम भी तो देश में कई राज्यों ने रिकॉर्ड बनाया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 100% लोकसभा सीटें जिताई है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि 100% सीटें जीत करके 80 कमल के फूल की माला या अपने सहयोगी दलों के जो चुनाव निशान है 80 सांसदों की विजय माला मोदी जी के गले में पहना। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिनसे हमारी लंबी बातचीत हुई। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।